to Gurukul Agri. So this is the 8th module of fishery जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एक नया टॉपिक हम 8 मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक. So here's the topic and the topic is brackish water fish culture. ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर क्या होता है और कौन कौन सी फिशेस ब्रैकिश वाटर के अंदर कल्चर की जाती हैं, रेयर की जाती हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर कल्चर, ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर क्या होता है और कौन कौन सी फिशेस ब्रैकिश वाटर के अंदर कल्चर की जाती हैं, रेयर की जाती हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर गोइंग फर्दर विल जस्ट नो व्हाट इज ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर बेसिकली मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर. फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का जो मिक्सचर होता है दैट इज ब्रैकिश वाटर. नाउ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द फ्रेश वाटर रन ऑफ एंड रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल. तो इन दो सोर्सेस पे डिपेंड करता है कि ब्रैकिश वाटर में जो सॉल्ट का लेवल है वो कितना होगा और किस तरह से फ्लक्चुएट करेगा. जो स्पीसीज ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर में रेस की जाती हैं या कल्चर की जाती हैं वो सर्टेन लेवल तक का जो सॉल्ट टॉलरेंस होती है, जो सॉल्ट लेवल होता है सर्टेन लेवल का, उसे टॉलरेट कर लेती हैं. तो वो कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो ब्रैकिश वाटर में बेसिकली जो है कॉमनली रेयर की जाती हैं या कौन कौन सी फिशेस हैं जो बेसिकली जो है रेयर होती हैं. देखिए जैसे श्रिम्प है, पर्ल स्पॉट, सी बेस, मिल्क फिश, मड कार्प. तो ये कुछ कॉमनली ग्रो होने वाले एक्वेटिक एनिमल हैं जो कि ब्रैकिश वाटर में जो है रेस किए जाते हैं. अब देखिए यहाँ पे कुछ फिशेस हैं और कुछ है क्रुस्टेशियन. नाउ क्रुस्टेशियन में कौन कौन से आते हैं? देखिए क्रुस्टेशियन में आता है श्रिम्प और क्रैब. देखिए श्रिम्प और क्रैब को फिश की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, although they all are aquatic animal and belong to animal kingdom. ये सी एनिमल हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं, एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं, लेकिन श्रिम्प फिश नहीं होता है, क्रैब या मड क्रैब फिश नहीं होता है. दे आर क्रुस्टेशियन. क्रुस्टेशियन में श्रिम्प है, श्रिम्प को ही प्रॉन कहते हैं, प्रॉन इज द अनदर नेम ऑफ श्रिम्प. और क्रैब है, मड क्रैब है, लॉबस्टर है, जो भी जिस टाइप का भी श्रिम्प होता है, वाइट प्रॉन या वाइट लेग प्रॉन या फिर टाइगर प्रॉन जो होता है, तो ये सारे जो हैं क्रुस्टेशियन में आते हैं. ब्राउन प्रॉन, इन्हें क्रुस्टेशियन कहा जाता है. अब देखिए इन्हें क्रुस्टेशियन में क्यों रखा गया है. देखिए फिश जो होती है और ये श्रिम्प या मड क्रैब या अदर जो क्रुस्टेशियंस होते हैं जैसे लॉबस्टर हो गया, इनका जो एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी बेसिकली जो इनका फिजिकल जो अपीयरेंस होता है दैट इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द फिशेस. दोनों ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, दोनों एक्वेटिक एनिमल हैं, लेकिन देखिए इसमें जो स्विम, बेसिकली जो फिश होती है इट स्विम्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स, और जो श्रिम्प होता है या क्रैब होता है या लॉबस्टर होता है दे बेसिकली स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. इनके लेग्स होते हैं जो एक इंसेक्ट टाइप अपीयरेंस होती है, जैसे इंसेक्ट्स के लेग्स होते हैं उसी तरह से जो श्रिम्प होते हैं उसमें लेग्स होते हैं, पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, और क्रैब में भी जो है पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और इन्हीं की हेल्प से जो है ये बेसिकली स्विम करते हैं. उसके बाद देखिए इनका जो गिल पोर्शन होता है, दोनों में गिल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इनका अपीयरेंस होता है देखिए वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्रैब का भी और श्रिम्प का भी, ठीक है. फिशेस देखिए, ये वाली फिश को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, तीनों फिश हैं, अलग अलग फिश हैं. ये पर्ल स्पॉट है, ये सी बेस है, ये मिल्क फिश है, लेकिन इनकी जो एनाटॉमी है वो सिमिलर है. उसी तरह से इसकी एनाटॉमी सॉरी और इसमें बहुत डिफरेंस है. तो एनाटॉमी का यहाँ पे डिफरेंस है और श्रिम्प और क्रैब को आप कभी फिश नहीं बोलेंगे. तो ये कुछ स्पीसीज हैं फिशेस की और श्रिम्प और क्रैब जो कि ब्रैकिश वाटर में रेयर की जाती हैं. ब्रैकिश वाटर में जो है इनका कल्चर किया जाता है, ठीक है. तो चलिए अब आगे देखते हैं. देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे श्रिम्प कल्चर के बारे में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. श्रिम्प कल्चर, देखिए श्रिम्प और प्रॉन दोनों बेसिकली जो है ये सिनोनिम्स इन्हें कह सकते हैं. प्रॉन को ही श्रिम्प कहा जाता है और झींगा
मछली जो होती है उसे ही जो है श्रिम्प कहा जाता है, ठीक है। झींगा बेसिकली कॉमन नेम है, कॉमनली इसे जो है झींगा नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए मेजर स्पीसीज जो बेसिकली श्रिम्प कल्चर में कल्चर की जाती हैं इंडिया के अंदर, वो है पेनियस मोनोडन, जिसे टाइगर प्रॉन भी कहा जाता है, इसके बाद इंडिकस है, और उसके बाद है वेनेमे, वेनेमे जिसे वाइड लेग श्रिम्प कहा जाता है। तो ये 3 मेजर स्पीसीज हैं श्रिम्प की, जो कि प्रैक्टिकल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा रेयर की जाती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है मोनोडन, ठीक है, पेनियस मोनोडन, विच इज ऑल्सो नोन एज टाइगर प्रॉन। नाउ टाइगर प्रॉन इसे क्यों कहा जाता है, देखिए इसकी बॉडी में कुछ, टाइगर की बॉडी में जिस तरह से स्ट्रिप्स होती हैं, इसकी बॉडी में भी जो है स्ट्रिप्स होती हैं, इसीलिए इसे टाइगर प्रॉन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे टाइगर प्रॉन के लिए कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं कि किस तरह से जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कल्चर होता है श्रिम्प कल्चर, उसमें पेनियस मोनोडन के लिए जो पैरामीटर्स रखे जाते हैं पॉन्ड में, वो किस तरह से होते हैं। देखिए सबसे पहले जो टाइगर प्रॉन है, ये अमंग्स दी ऑल प्रॉन सबसे, इसका जो ग्रोथ रेट है सबसे ज़्यादा होता है, रैपिडली जो है ये ग्रोथ करता है अंडर दी फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, और बहुत जल्दी जो है ये लार्ज साइज अटेन कर लेता है। तो दिस इज द एडवांटेज, क्योंकि प्रॉन की जो मार्केट वैल्यू होती है वो पीक मंथ्स में या नॉर्मली भी कंपेरेटिवली एनी सी एनिमल्स जो है ज़्यादा होती है, और ये न्यूट्रिशियस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए पेनियस मोनोडन, पेनियस मोनोडन्स के लिए जो टेम्परेचर होता है बेसिकली मैक्सिमम होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम होता है 12 से नीचे टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए और 37 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर द मोनोडन और द टाइगर प्रॉन। इसके बीच जो है बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रोथ, देखिए जो ये 3 सेंटीमीटर की स्टेज में होता है, जुवेनाइल स्टेज जिसे कहा जाता है या पोस्ट लार्वल स्टेज जिसे कहते हैं, तो उसमें जब होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन विद इन 5 to 6 मंथ ये 75 to 100 ग्राम का हो जाता है 5 to 6 मंथ के अंदर। तो ये जो है बेसिकली इसका ग्रोथ रेट है। उसके बाद देखिए साइज की बात करें तो कॉमनली 10 to 12 पीसेस जो है पर केजी में आते हैं कॉमनली, और जो पॉन्ड में होता है उसके 5 to 7 पीसेस 1 केजी में आते हैं, मतलब 1 केजी में जो प्रॉन के पीसेस हैं वो 5 to 7 पीसेस आते हैं। उसके बाद देखिए सैलिनिटी टॉलरेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। सैलिनिटी टॉलरेंस देखिए 0.2 to 70 पीपीटी तक जो है ये बेसिकली सॉल्ट को टॉलरेंट कर सकता है, ये इसका मिनिमम है, और ये मैक्सिमम है कि 70 तक बेसिकली जो है ये टॉलरेट कर सकता है। लेकिन अगर बेस्ट सैलिनिटी की बात की जाए जो कि ग्रोथ रेट को फेवर करती है या ग्रोथ रेट के लिए अप्रिशिएबल है, देन इट वुड बी 10 to 75। 10 to 75 का पीपीटी का जो सैलिनिटी लेवल होता है, इट इज़ बेसिकली गुड फॉर द कल्चर ऑफ टाइगर प्रॉन, और इसकी ग्रोथ को भी फेवर करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस दिया गया है। इंडिया में पीक सीजन में जो एक एवरेज प्राइस होता है वो 450 रुपीज़ पर केजी होता है, इवन मोर देन 450 रुपीज़ केजी। यहाँ पे एक आपको एक एवरेज वैल्यू बताई गई है, इसके आसपास की वैल्यू ही आपको, वो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। जैसे कहीं पे आपको 500 मिलेगा, कहीं हो सकता है कि आपको 500 से ऊपर मिले, लेकिन आसपास की वैल्यू होगी। यहाँ पे एक एवरेज रेट आपको बताया गया है कि इतना रेट जो है बेसिकली पीक सीजन में जो प्रॉन कल्चर किया जाता है उसका होता है, मतलब उसका जो मार्केट वैल्यू होती है वो अराउंड 450 रुपीज़ पर केजी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फूड कंजर्वेशन रेशियो दिया गया है। फूड कंजर्वेशन रेशियो होता क्या है? फूड कंजर्वेशन रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी एनिमल की जो बॉडी होती है वो फूड को किस तरह से यूटिलाइज करती है, उसका आउटपुट क्या होता है, ठीक है, उस फूड का। तो दैट इज फूड कंजर्वेशन, सॉरी नॉट कंजर्वेशन, इट्स कन्वर्जन, फूड कन्वर्जन रेशियो, FCR जिसे कहा जाता है। तो इसका लो है 1.8:1 इसका जो है फूड कन्वर्जन रेशियो है, ठीक है। तो ये जो है पेनियस मोनोडन के लिए जो है पैरामीटर्स हैं, मोनोडन को कल्चर करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो है। देखिए जो टाइगर प्रॉन है वो बेसिकली हार्डी प्रॉन इसे कहा जाता है। हैंडलिंग से कोई डिस्टर्बेंस इसके कल्चर को नहीं होता है, और बेसिकली रेजिस्टेंस होता है एनवायरमेंटल और जो अदर कंडीशंस होती हैं उसके लिए। सॉल्ट को भी काफ़ी लेवल तक जो है टॉलरेट करता है। जो मैंने आपको 10 to 25 बताया ये बेसिकली इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, बट अगर टॉलरेंस की बात आई तो टॉलरेंस इसकी जो है 70
पीपीटी तक होती है, ठीक है। और इसका जो ग्रोथ रेट होता है इसके फीड पे भी डिपेंड करता है। अगर एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन अबंडेंट अमाउंट में जो है प्रॉन को दिया जाता है तो उसका जो ग्रोथ होता है बेसिकली फास्ट होता है और रैपिडली होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेनियस मोनोडन विच इज टाइगर प्रॉन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है मेजर स्पीसीज में वो है आपका इंडिकस। इंडिकस जो कि एक मेजर स्पीसीज है श्रिम्प की, ग्रो की जाती है इंडिया में। इसका जो अपीयरेंस होता है कुछ इस तरह से होता है, ये वाइट कलर का ज़्यादा होता है, इसे वाइट प्रॉन भी कहते हैं, वाइट प्रॉन। देखिए इसको जो है बेसिकली 15 पर मीटर स्क्वायर की डेंसिटी, टैंक की जो डेंसिटी होती है उसमें कल्चर किया जाता है। और इसका जो ग्रोथ साइज होता है 14 ग्राम इन 16 वीक्स। 16 वीक्स में अराउंड 14 ग्राम का जो है ये हो जाता है, तो इसका ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और देखिए पॉलीकल्चर में, पॉलीकल्चर मतलब कि श्रिम्प के साथ अदर स्पीसीज को भी जो है सेम पॉन्ड में, सेम एरिया में जो है रेयर किया जा रहा है, रेस किया जा रहा है, तो दैट इज पॉलीकल्चर। वो कोई भी अदर स्पीसीज हो सकती है जो कि ब्रैकिश वाटर में रेयर की जाती है। श्रिम्प के साथ अदर जैसे मिल्क फिश हो गया या अदर कोई स्पीसीज जो है वो ग्रो की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे मिल्क फिश का दिया है। मिल्क फिश के साथ अर्थन पॉन्ड में जो फीमेल होती है अराउंड 28 ग्राम की हो जाती है और मेल जो है अराउंड 12 ग्राम का इन 160 डेज। तो इसका ग्रोथ रेट जो है पॉलीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसे कंबाइन करके अदर स्पीसीज के साथ भी ग्रो किया जा सकता है। उसके बाद देखिए जो सर्वाइवल है इसका हाई है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ। 3 मंथ जो होते हैं इनिशियल मंथ्स, उसमें इसका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा है और अप टू अ साइज ऑफ अराउंड 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तक भी जो है इसका जो सर्वाइवल रेट होता है वो मेंटेन रहता है, हाई रहता है। देखिए इसकी जो ग्रोथ है, जो एक बहुत अच्छी जो ग्रोथ होती है या रैपिड ग्रोथ जो होती है वो इंटेंसिव कल्चर में विद अ फीड हैविंग 40% प्रोटीन। 40% प्रोटीन का फूड जो है जब दिया जाता है तो इसका जो कल्चर होता है वो एक सक्सेसफुल कल्चर होता है, जो इसका ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है इंटेंसिव कल्चर। इंटेंसिव का मतलब होता है जब स्टॉकिंग डेंसिटी को जो है इंक्रीज किया जाता है फिश कल्चर में या श्रिम्प कल्चर में, तो उसे कहा जाता है इंटेंसिव कल्चर। और वहाँ पे जो फीड होता है बेसिकली उसका अमाउंट भी जो है इंक्रीज किया जाता है, तो दैट इज इंटेंसिव कल्चर। तो जो इंडिकस है वो बेसिकली जो है उसके लिए जो पैरामीटर्स होते हैं कुछ इस तरह से फॉलो किए जाते हैं और ये इसका जो है ग्रोथ रेट होता है। इसका जो अपीयरेंस होता है कुछ इस तरह से होता है। देखिए इसका जो बॉडी है इसका कलर देखिए, जैसे टाइगर प्रॉन हमने देखा था, देखिए प्रीवियस स्लाइड में, देखिए टाइगर प्रॉन कुछ इस तरह से दिखाई देता है और जो इंडिकस है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें स्ट्रिप्स नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है वेनेमाई विच इज अनदर मेजरली ग्रोन एंड रेज्ड श्रिम्प इन इंडिया। इंडिया में जो वाइट लेग श्रिम्प जिसे कहा जाता है, वाइट लेग श्रिम्प, वाइट कलर के जो हैं इसके बेसिकली लेग्स होते हैं, इसीलिए जो है वाइट लेग श्रिम्प इसे कहा जाता है। देखिए ये जो स्पीसीज है श्रिम्प की, ये बेसिकली इट हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो फास्ट एज मोनोडन। मोनोडन की जो ग्रोथ रेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसका ग्रोथ रेट है अराउंड 20 ग्राम की जो है ये अंडर इंटेंसिव कल्चर कंडीशन में ग्रो करता है। इंटेंसिव मतलब जहाँ पे स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है फीड के लिए, बट अगर अबेंडेंसी ऑफ फीड है तो वहाँ पे जो है इसका बेसिकली जो वेट होता है वो 20 ग्राम तक का इंटेंसिव कल्चर कंडीशन में होता है। उसके बाद देखिए जो इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी होती है अप टू 150 पर मीटर स्क्वायर। 150 पर मीटर स्क्वायर मतलब जो नंबर होता है 150 पर मीटर स्क्वायर इन पॉन्ड कल्चर, ठीक है, और 400 मीटर स्क्वायर इन कंट्रोल्ड रीसर्कुलेटेड टैंक कल्चर में होता है इसकी 400। देखिए पॉन्ड कल्चर में 150 है और टैंक में 400 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मतलब 400 श्रिम्प, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सैलिनिटी टॉलरेंस के बारे में। देखिए जो इसकी रेंज ऑफ टॉलरेंस है वो 0.5 टू 45 पीपीटी है।
देखिए अगर टॉलरेंस की बात की जाए तो वहाँ पे बात होती है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितनी सैलिनिटी जो है वेनेमी या कोई भी श्रिम्प जो है टॉलरेट कर सकता है। अगर टॉलरेंस की बात होती है तो देखिए 0.5 तक अगर पॉन्ड में सैलिनिटी डिक्रीज होती है तो ये जो श्रिम्प होते हैं वो इसे टॉलरेट कर लेगी, मतलब जो वेनेमाई स्पीसीज है वो बेसिकली इसे टॉलरेट कर लेगी। और अगर अप टू 45 पीपीटी भी जो है सैलिनिटी लेवल बढ़ता है तो ये इसे जो है टॉलरेट कर लेते हैं, मतलब कि विदस्टैंड कर जाते हैं इतनी लेवल ऑफ सैलिनिटी पे। उसके बाद देखिए कंफर्टेबल मतलब जो सुटेबल होता है रेंज वो 7 to 34 पीपीटी होती है, मतलब इस रेंज में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी जो है हिंड्रेंस इनके ग्रोथ रेट में क्रिएट नहीं होता है। बट अगर बात की जाए कि कितने लेवल ऑफ सैलिनिटी पे ये जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं तो दैट विल बी 10 to 15 पीपीटी। 10 to 15 पीपीटी का जो सैलिनिटी लेवल है यहाँ पे जो इनका ग्रोथ होता है बेसिकली इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, सुटेबल कंडीशन होती है। तो ये जो है सैलिनिटी लेवल है जिसमें इनका ग्रोथ रेट जो है वो बेसिकली बहुत ही सही से और सुटेबली होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अबाउट टेम्परेचर। देखिए जो वेनेमाई है वो बेसिकली लो टेम्परेचर को टॉलरेट करता है जिसकी वजह से ये कोल्ड सीजन में भी जो है कल्चर हो पाते हैं, इनको कोल्ड सीजन में भी जो है रेयर किया जा सकता है। देखिए हमने फिश कल्चर जब पढ़ा था तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा जो है नेसेसरी होता है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है फिश के ग्रोथ रेट पे। तो देखिए यहाँ पे जो ये श्रिम्प स्पीसीज है वेनेमाई ये बेसिकली लो टेम्परेचर को भी जो है टॉलरेट कर सकती है, इसीलिए जो है इसका जो कल्चर है वो कोल्ड सीजन में भी किया जा सकता है। तो देखिए 15 डिग्री सेल्सियस इवन लोअर देन 15 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। उसके बाद देखिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट। देखिए इसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है फीड में जो प्रोटीन होना चाहिए 20 to 35% होता है और जो इसका ग्रोथ होता है बेसिकली वो 20 to 35% में भी बहुत अच्छा होता है। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है कल्चर की वो यहाँ पे जो है रिड्यूस होती है कंपेरेटिव टू एनी अदर श्रिम्प कल्चर। अगर हम मोनोडन की बात करें या अदर जो स्पीसीज है उसकी बात करें तो वहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो फीड के कारण ज़्यादा होती है। देखिए फीड जो है एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है फिश कल्चर में या श्रिम्प कल्चर में, क्योंकि इनका जो ग्रोथ रेट है वो फीड के ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ फीड एंड द क्वालिटी ऑफ फीड। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जो ये वेनेमाई स्पीसीज है इसके जो पैथोजन फ्री जो ब्रूड स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, डिजीज फ्री स्टॉक्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसका कल्चर करना जो है एक सक्सेसफुल इसकी कल्चर प्रैक्टिस करना जो है वो बेसिकली इजी है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा जो है बेसिकली अच्छा होता है। तो ये जो है मेजर स्पीसीज में से वेनेमाई स्पीसीज है जिसके डिजीज फ्री स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं। तो फार्मर जो हैं कल्चर करने के लिए श्रिम्प कल्चर के लिए जो है इसे प्रेफर करते हैं। तो ये इसकी थर्ड स्पीसीज है, थर्ड मेजर स्पीसीज। और इसका जो FCR होता है फूड कन्वर्जन रेशियो जो होता है वो 1.2 होता है। फूड कंजर्वेशन रेशियो नॉट कंजर्वेशन इज कन्वर्जन, सॉरी फॉर द वर्बल मिस्टेक। कन्वर्जन रेशियो जो होता है मतलब फूड को कन्वर्ट करने का जो रेशियो होता है, ठीक है, किसी भी एनिमल की बॉडी जब कोई फीड लेती है तो उसका जो आउटपुट होता है, मतलब फॉर एग्जांपल काउ है, काउ जो है ग्रीन ग्रास या जो भी फीड लेती है उसका आउटपुट होता है मिल्क। ठीक है, यहाँ पे श्रिम्प का आउटपुट होगा जो फ्लैश इसमें होता है बेसिकली वो जो है इसका आउटपुट होता है। तो कितना जो है फीड वो यूटिलाइज कर पाती है, कितना आउटपुट उस फीड से दे पाती है, तो दैट इज बेसिकली द फूड कन्वर्जन रेशियो या फूड कन्वर्जन रेट। एक मेजरमेंट जो है दिया गया है, तो ये बेसिकली इनपुट और आउटपुट को मेजर करने का एक यूनिट दिया गया है यहाँ पे। तो इसका जो है वो 1.2 होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए अब यहाँ पे जानेंगे श्रिम्प कल्चर के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। श्रिम्प कल्चर को करने से पहले जो है कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं या कौन कौन सी बातें मेंटेन की जाती हैं। तो सबसे पहले होता है साइट सिलेक्शन। ठीक है, साइट सिलेक्शन सबसे पहले होता है, उसमें आता है सबसे पहले टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। टोपोग्राफी किसी भी जियोग्राफिक कंडीशन होती हैं किसी भी लोकेशन की, किसी भी प्लेस की, उसे कहा जाता है टोपोग्राफी। प्लेन है या फिर जो है अनइवन है या बहुत ही हिली एरिया है, तो ये जो है टोपोग्राफी होती है।
ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन, जो वहाँ की वेदर कंडीशन होती है, किस तरह का वहाँ पे रेनफॉल है, किस तरह का वाटर लेवल वहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टोपोग्राफी के अंदर आती है। अब देखिए किस तरह की टोपोग्राफी होनी चाहिए। देखिए जो एवरेज नेचुरल ग्राउंड एलिवेशन, एलिवेशन बेसिकली स्लोप, वो होना चाहिए 1 to 3 मीटर अबव मीन सी लेवल। अबर MSL जो कहा जाता है वही है यहाँ पे मीन सी लेवल, और एटलीस्ट 1 मीटर होना चाहिए अबव दी हाईएस्ट हाई टाइड लेवल टू अलाउ ड्रेनेज एंड हार्वेस्टिंग। तो ये एलिवेशन दिया गया है कि जहाँ पे श्रिम्प कल्चर किया जा रहा है वहाँ पे अराउंड 1 to 3 मीटर का एलिवेशन होना चाहिए, और 1 मीटर का एटलीस्ट 1 मीटर अबव द हाईएस्ट हाई टाइड लेवल टू अलाउ द ड्रेनेज एंड हार्वेस्टिंग। देखिए ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज के लिए लैंड में या किसी भी अर्थ के प्लेस में वहाँ पे स्लोप होना जो है रिक्वायर्ड होता है। प्लेन लैंड में आपने देखा होगा ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है, वाटर लॉक कंडीशन जो है अक्सर वहाँ पे जो है क्रिएट होती है, तो इसीलिए एलिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद देखिए जो टोपोग्राफी होती है, टोपोग्राफी सिलेक्शन के बाद वहाँ पे अवेलेबिलिटी देखी जाती है मार्केट की, इलेक्ट्रिसिटी की, जो है वहाँ पे जो सीड अवेलेबिलिटी होती है, मतलब नियर बाय मार्केट से सीड अवेलेबल होगा या सीड कल्चर के लिए सुटेबल कंडीशंस हैं या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी देखी जाती है, सिक्योरिटी देखी जाती है, और अदर्स जो कंडीशंस होती हैं, जो सुटेबल कंडीशन होती हैं श्रिम्प कल्चर के लिए, जैसे वहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है या वाटर सोर्स है, या फिर जैसे जो ड्राई पीरियड होता है, कितने टाइम का ड्राई पीरियड होता है, या फ्रिक्वेंट ड्रॉट प्रॉब्लम तो वहाँ पे नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान में रखे जाते हैं बिफोर श्रिम्प कल्चर। उसके बाद देखिए वाटर मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई पैरामीटर्स क्या होते हैं, वाटर में कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होनी चाहिए। देखिए अगर पॉन्ड में कल्चर किया जा रहा है या किसी भी एरिया में जहाँ पे कल्चर किया जा रहा है, तो ये कुछ वाटर के पैरामीटर हैं जो कि फॉलो करना जो है नेसेसरी होते हैं। जैसे वाटर टेम्परेचर अराउंड 26 to 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सैलिनिटी 10 to 25 ppT जो है सुटेबल होती है किसी भी श्रिम्प कल्चर के लिए, किसी भी श्रिम्प की ग्रोथ के लिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 3.5 to 4 ppm होना चाहिए, ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंसी इट शुड बी 35 सेंटीमीटर। पीएच होना चाहिए 6.8 to 8.7। पीएच लेवल का मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है किसी भी एक्वेटिक एनिमल के कल्चर के लिए। उसके बाद देखिए नाइट्राइट नाइट्रोजन जो होता है 1 ppm। टोटल अमोनिया लेस देन 1 ppm। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो 10 ppm होनी चाहिए, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 70 ppm। देन सल्फाइड इट शुड बी लेस देन 0.003 ppm। इसका जो लेवल है बहुत कम होना चाहिए अगर ये टॉक्सिक होता है। देखिए ये जो अमोनिया हो गया, यहाँ पे देखिए अमोनिया, ये सल्फाइड हो गया, इनका अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा मेंटेन करके जो है पॉन्ड में या किसी भी कल्चर के लिए मेंटेन करके रखना पड़ता है, फिश कल्चर या श्रिम्प कल्चर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिकेंट्स जो हैं वाटर में क्रिएट करते हैं, टॉक्सिक एटमोसफियर जो है क्रिएट करते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 10 ppm, अप टू 10 ppm जो है मेंटेन रहना रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। तो ये कुछ वाटर पैरामीटर्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं श्रिम्प कल्चर के लिए। फिश कल्चर के लिए भी कुछ इस तरह से पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं। वहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ा डिफरेंट होती हैं, कुछ वैल्यूज़ हो सकता है सेम होंगी पर कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो ये था वाटर सप्लाई पैरामीटर्स। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो वाटर क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर मोनोडन, देखिए मोनोडन जो कि श्रिम्प की स्पीसीज़ है, मेजर स्पीसीज़ है, उसके लिए देखिए उसके लिए जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो 30 to 45 है। देखिए यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो 35 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे इसके लिए जो ट्रांसपेरेंसी है वो 30 to 45 है, इसीलिए इसका अलग से यहाँ पे टेबल दिया गया है। तो मोनोडन के लिए 30 से 45 सेंटीमीटर ट्रांसपेरेंसी बेसिकली वाटर में जो विजिबिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पॉन्ड जो है देखा होगा, कोई सा भी पॉन्ड, उसमें जो विजिबिलिटी होती है, कितना आप जो है वाटर्स में जो है सी थ्रू कर सकते हैं, कितना जो है आप उसमें देख सकते हैं कि आपको दिखे कि वाटर के जो है, जैसे बहुत सारा पॉन्ड ऐसे होते हैं जिसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा एल्गी होती है, बहुत ज़्यादा जो है कंटेमिनेशन होता है, बहुत सारा वेजिटेशन होता है, तो आप जो है पॉन्ड में जो विजिबिलिटी होती है एकदम ज़ीरो होती है। लेकिन जो पॉन्ड कल्चर किए जाते हैं वहाँ पे जो विजिबिलिटी होती है बेसिकली 30 to 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए मोनोडन के लिए, और अगर अदर श्रिम्प स्पीसीज़ हैं तो उनके लिए अराउंड 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीएच देखिए 7.5 to 8.5 होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन अराउंड
4 mg पर लीटर ऑफ वाटर होना चाहिए और अमोनिया लेस देन 0.1। तो ये जो है बेसिकली पैरामीटर्स हैं, वाटर क्वालिटी है जो कि मोनोडन के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए वाटर क्वालिटी के बाद आता है सॉइल कंडीशन, कि पॉन्ड की जो सॉइल कंडीशन है वो किस तरह से होनी चाहिए। देखिए सॉइल में 90% क्ले होना चाहिए और जो पीएच है वो 6.5 से 8.5 तक होना चाहिए। तो ये जो है बेसिकली पीएच है जो कि मेंटेन किया जाता है श्रिम्प कल्चर के लिए। उसके बाद देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम किस तरह से होता है पॉन्ड में। सबसे ज़्यादा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो पॉन्ड सेडिमेंट्स देखिए 50 to 70% तक जो है कंज्यूम करते हैं। उसके बाद 20 to 45% जो है वो प्लैंकटॉन्स बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं 20 to 45% तक का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, और श्रिम्प करते हैं अराउंड 5%। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है श्रिम्प के द्वारा पॉन्ड में या जहाँ पे इन्हें कल्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वाटर क्वालिटी एंड सॉइल कंडीशन एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं किसी भी श्रिम्प कल्चर के लिए या जो मेंटेन किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात करेंगे अब स्टॉकिंग की। स्टॉकिंग जैसे फिश कल्चर में होता है उसी तरह से यहाँ पे भी स्टॉकिंग की जाती है। देखिए यहाँ पे जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है 1 to 1.5 टन पर हेक्टेयर पर क्रॉप का, वो होता है विद द स्टॉकिंग डेंसिटी 40,000 to 60,000 पर हेक्टेयर पर क्रॉप। मतलब एक क्रॉप जो होती है उसमें अराउंड 40,000 से 60,000 तक की जो डेंसिटी होती है। बेसिकली इनको पोस्ट लार्वा स्टेज में जो है स्टॉक किया जाता है, तो इनका जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है वो होती है 40,000 to 60,000, अराउंड 1 to 1.5 टन पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद आउटसाइड जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होते हैं उनका जो प्रोडक्शन रेंज होता है 2.5 to 3 टन पर हेक्टेयर का जो प्रोडक्शन होता है, इसको जो है अटेन करने के लिए जो स्टॉकिंग डेंसिटी रखी जाती है वो होती है अराउंड आपकी 1 लाख पर हेक्टेयर पर क्रॉप। तो ये जो है स्टॉकिंग डेंसिटी है, मतलब इतने पोस्ट लार्वा जो हैं स्टॉक किए जाते हैं पॉन्ड में या किसी भी एरिया में जहाँ पे कल्चर किया जाता है। तो दिस इज बेसिकली स्टॉकिंग डेंसिटी। उसके बाद देखिए साइज़ की बात करते हैं कि कितने साइज़ में। देखिए जो सीड्स होते हैं बेसिकली पोस्ट लार्वा स्टेज जब 15 से 20 दिन की होती है और उनमें 4 to 6 स्पाइन्स जो हैं रोस्ट्रम में अपेयर होने लगती हैं, तो उन्हें जो है रेकमेंड किया जाता है स्टॉकिंग के लिए इन द पॉन्ड। नाउ व्हाट इज रोस्ट्रम। देखिए रोस्ट्रम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये है रोस्ट्रम। तो इस ये जो स्पाइन है बेसिकली ये जब फॉर्म होने लगते हैं यहाँ पे 4 से 6 स्पाइन जब फॉर्म हो जाते हैं, ये देखिए जो आप ये जिगजैग पोर्शन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली स्पाइन। ये एक फुली मैच्योर श्रिम्प है और ये वाला जो है ये लार्वा स्टेज है, ठीक है, पोस्ट लार्वा स्टेज जिसे कहते हैं। तो जब बॉडी में यहाँ पे स्पाइन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, अराउंड 4 to 6 स्पाइंस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो है ये रेडी होता है, रेकमेंड किया जाता है स्टॉकिंग के लिए पॉन्ड में। तो ये फुली मैच्योर्ड है और ये पोस्ट लार्वा है। देखिए दोनों इमेज यहाँ पे इसलिए मेंशन की गई हैं ताकि आपको डिफरेंस बेसिकली जो है पता चले। देखिए पोस्ट लार्वा स्टेज में ये सेगमेंट्स होते हैं, ये कंप्लीट नहीं होते हैं, और देखिए ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली एब्डोमेन पोर्शन जिसे कहते हैं, इसमें सेगमेंट्स होते हैं इस तरह से। तो ये देखिए ये जो फुली मैच्योर श्रिम्प है इसमें कुछ इस तरह के सेगमेंट्स जो हैं कंप्लीटली डिफ्रेंशिएट होते हैं एब्डोमेन पोर्शन में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेगमेंट्स जो हैं वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुए होते हैं और धीरे धीरे करके जो है जब ग्रोथ रेट होता है तो ये फॉर्म होते जाते हैं, ठीक है। मेनली जो जो रोस्ट्रम पोर्शन होता है उसमें जब स्पाइन होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है 4 से 6 स्पाइंस अगर हैं तो ये रेडी होते हैं स्टॉकिंग के लिए इन द पॉन्ड, ठीक है। और 15 to 20 डेज आफ्टर जो पोस्ट लार्वा स्टेज होती है उसके 15 से 20 दिन बाद जो है स्टॉकिंग की जाती है इनकी पॉन्ड में। विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। और देखिए यहाँ पे टेक्निक ऑफ डेंसिटी, सॉरी नॉट डेंसिटी, स्टॉकिंग की जो टेक्निक होती है। देखिए अगर जो सीड होता है इसको ट्रांसपोर्ट अगर किया जाता है लंबे डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे जब इसे जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो किस तरह से जो सीड होता है उसे स्टॉकिंग डेंसिटी के लिए ले जाया जाता है। देखिए यूजुअली बैग्स को जो है 1/3 ऑफ वाटर और जो है इसमें बेसिकली ऑक्सीजन को जो है
फिल किया जाता है। ये बैग्स होते हैं प्लास्टिक बैग्स, इनमें वाटर होता है 1/3 तक। और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है लॉन्गर डिस्टेंस में, अगर 6 आवर से ऊपर का टाइम है, जो डिस्टेंस है उसे तय करने में 6 आवर से ज़्यादा का टाइम लगता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जाता है अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस का। उसके बाद देखिए डेंसिटी किस तरह से होती है बैग में। अगर देखिए जो पोस्ट लार्वा स्टेज है, ठीक है, अगर वो 15 दिन की है पोस्ट लार्वा स्टेज, तो उसमें 1000 to 2000 सीड जो होते हैं वो पर लीटर ऑफ वाटर उनकी डेंसिटी रखी जाती है। और अगर 20 पोस्ट लार्वा स्टेज 20 डेज की है तो वहाँ पे 500 से 1000 पोस्ट लार्वा जो है पर लीटर ऑफ वाटर बैग में रखे जाते हैं। तो ये टेक्निक ऑफ स्टॉकिंग है, मतलब कि स्टॉकिंग अगर जो है किसी अदर प्लेस में की जा रही है तो किस तरह से सीड को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, किस तरह से सीड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखिए जो सैलिनिटी होती है 3 ppt तक जो है इसकी बेसिकली डेली मेंटेन की जाती है। एडजस्टमेंट जो लॉन्ग डिस्टेंस में जो ट्रेवल किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सीड्स, उनके बारे में यहाँ पे जो है बात की जा रही है कि इतना जो है बेसिकली ये मेंटेन किए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफ श्रिम्प पोस्ट लार्वा। पोस्ट लार्वा स्टेज जो होती है श्रिम्प की, उसको किस तरह से उसकी केयर की जाती है, हैंडल किया जाता है, नर्स किया जाता है विद द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, वो यहाँ पे जो है बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो पोस्ट लार्वा स्टेज होती है, बेसिकली लार्वा के बाद की जो स्टेज होती है, उसमें जो सर्वाइवल रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो उसे इंश्योर करने के लिए, उसका जो सर्वाइवल रेट होता है उसे इम्प्रूव करने के लिए एडिक्वेट फीड जो है बेसिकली सीड को दिया जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 वीक्स जो पोस्ट लार्वा स्टेज होती है, उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड जो होता है या जो रिच न्यूट्रिशियस फूड होता है वो जो है पोस्ट लार्वा स्टेज में दिया जाता है, ताकि उनका सर्वाइवल रेट जो है उससे इंश्योर किया जा सके और उस रेट को बढ़ाया जा सके। कुछ फार्म्स जो होते हैं जहाँ पे पोस्ट लार्वा स्टेज में स्टॉकिंग की जाती है, उनको बेसिकली जो है सेपरेट किया जाता है नर्सिंग पॉन्ड में, या स्मॉल पॉन्ड्स जो होते हैं अराउंड 10%, 5 to 10% एरिया जो होता है टोटल पॉन्ड एरिया, जो फाइनल पॉन्ड होता है उसका 5 to 10% एरिया में जो है बेसिकली सेपरेट किया जाता है और वहाँ पे नर्सिंग की जाती है, केयर की जाती है पोस्ट लार्वा स्टेज की, ठीक है। और जो नर्सिंग सिस्टम होता है ये बेसिकली हेल्प करता है सीड को एक लिमिटेड एरिया में ग्रो होने में, जहाँ पे 30 से 40 दिन का जब पोस्ट लार्वा स्टेज हो जाती है तो तब जो है बेसिकली उनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो मॉनिटर किया जाता है, और जो फीडिंग होती है पोस्ट लार्वा स्टेज में उसे बेसिकली जो है मेंटेन किया जाता है और उसके बाद उन्हें स्टॉक किया जाता है। तो ये बेसिकली ये ऑपरेशन किया जाता है टू इंक्रीज द सर्वाइवल रेट ऑफ पोस्ट लार्वा स्टेज। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब सर्वाइवल रेट 50% या 50% से कम होता है तो उस टाइम पे जो है टाइमली जो है जो डेंसिटी होती है, स्टॉक डेंसिटी, उसको इंक्रीज करना पड़ता है, या फिर जो है जो सर्वाइवल रेट होता है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, उसको इंश्योर करना पड़ता है। सम टाइम अगर जो सर्वाइवल रेट होता है वो लेस देन 30% होता है तो स्टॉकिंग दोबारा से की जाती है। वहाँ पे जो है जो बेसिकली सीड्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्टॉकिंग दोबारा से की जाती है। तो ये कंडीशंस ना आए इसीलिए जो है बेसिकली जो पोस्ट लार्वा स्टेज होती है उसकी केयर की जाती है, उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फीड देके जो है उसका सर्वाइवल रेट इम्प्रूव किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नर्सिंग ऑफ श्रिम्प एंड पोस्ट लार्वा। बेसिकली इसमें जो है इनकी हैंडलिंग और केयर की जाती है अंटिल ये 30 और 40 दिन के जब जो है नहीं हो जाते तब तक जो है ये मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये जो है बेसिकली इसकी केयर में आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल 8 ऑफ फिशरी। जो मॉड्यूल 8 है फिशरी का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। सो टिल देन आप अच्छे से अपने टॉपिक्स को क्लियर कीजिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।